फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेक्चर्स कर दिए थे, जिसमें बेसिकली हमने क्या किया था, सीखा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है और किस तरह से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसमें हमने 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमें बताता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्रूअल बेस के हिसाब से सरप्लस आया था कि डेफिसिट हुआ था, और उसके बाद फिर इसकी बैलेंस शीट। और फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कुछ एक्रूअल बेस पे जब अकाउंटिंग करेंगे तो कैश पेमेंट्स और रिसीट्स आपको दी होंगी, जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा, और आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है, जिसमें जैसे हमने देखा था कि सब्सक्रिप्शन फ़ी जो होती है, अगर आपको लिखा होगा कि सब्सक्रिप्शन इतनी मिली है तो आपको क्वेश्चन आएगा कि आप बता दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन का इनकम जाना चाहिए एक्रूअल बेस के हिसाब से। सैलरी के बारे में वो आप नॉर्मली एक्रूअल बेस पे ऑलरेडी करते हो। और उसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जो इन्वॉल्व होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे हमने पढ़ा था डोनेशंस होती है, उसमें जनरल डोनेशंस होती हैं, स्पेसिफिक डोनेशंस होती है, और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एंट्रेंस फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, सब्सक्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कर दी थी। आज हम क्या करेंगे, आज पहले ही हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, हम उसको सीखेंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, हम देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे हम कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए। एक क्वेश्चन लिया था डेमो से, आज थोड़े और टेक्निकल क्वेश्चन लेंगे, और फिर एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो एंड टू एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जहाँ तक बात है, उनके फाइनेंशियल कैसे बनाते हैं। हालांकि बनेगा जस्ट ऐसे ही, बट उसमें फीस होती है या बाकी चीज़ें होती है, सेमिनार्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जो अकाउंटिंग हो रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंड्स होते हैं, फंड्स का हिसाब रखा जाता है। आपको याद है आपने जब अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी थी, आपने देखा था कि हमने क्या किया, मैं नॉर्मली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ। स्टार्ट में जब आप अकाउंटिंग में नए थे तो आपने देखा था कि एक सेलर है, वो एक जैसे शू सेलर है, तो एक शूज़ लाता है 900 का या 800 का और उसको बेचता है 1000 में, तो हम यूजुअली देते हैं कि 200 का प्रॉफिट हो गया है ना। बट आपने फिर नोटिस करते हैं यार इस 200 के प्रॉफिट की तो हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते, तब नहीं करते ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, जितना भी वो परचेज करता है उसको परचेज में लेते हैं, और जितना भी सेल्स करता है उसको सेल्स में डालते हैं। जितना भी प्रॉफिट उसमें उधर होता है हम उसको उधर टोटल नहीं कर लेते हैं, उधर कैलकुलेट नहीं करते हैं प्रॉफिट को, बल्कि हम क्या करते हैं एट द ईयर एंड हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। वहाँ से हमें पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे लेस करते हैं, हमें नेट प्रॉफिट आता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट देखना ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम उस हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। बट जो फंड बेस्ड अकाउंट होते हैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे अगर आपके कुछ डोनेशंस मिली जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए होते हैं, तो उनके लिए हम अलग से फंड बनाते रहते हैं। यहाँ पे मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, हमारा मकसद होता है ट्रांसपेरेंसी। ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ये नॉन NGOs, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इन एट केस गवर्नमेंट आल्सो, इनको जो पैसा मिलता है एक लोगों से मिलता है विद एक उम्मीद, एक होप के, तो उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, इन फंड्स को कहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मोटिव नहीं है कि आप ओवरऑल फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट देखोगे कितना आया। यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर आपको एक फंड दिया गया, जैसे आपको एक बिल्डिंग फंड दिया गया, आपको गवर्नमेंट ने बिल्डिंग फंड दे दिया 50 लाख का, नाउ गवर्नमेंट वुड लाइक टू नो कि आपने ये 50 लाख रुपया बिल्डिंग के लिए किया कि नहीं किया। तो अगर आप इसको एज ए इनकम लोगे और फिर जहां मर्जी खर्चा करोगे, पता नहीं चलेगा इस बिजनेस बिल्डिंग फंड के लिए कि पैसे कहाँ पे लगे। या एक क्लब है, उसने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दिया, एक टूर्नामेंट सपोज ऑर्गेनाइज कर दिया, तो वो फंड्स कहाँ पे लगे उसके, तो उसके लिए हम फंड बेस्ड अकाउंट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जितने भी फंड्स आ जाते हैं उस पर्टिकुलर फंड के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, हम उसको एक फंड में डालते हैं। ठीक है ना, जैसे एक क्लब है, उनके लिए टूर्नामेंट फी आ गया, टूर्नामेंट फंड आ गया, तो जितने भी इनकम्स आ जाएंगे वो टूर्नामेंट फंड पे डालेंगे।
सपोज 1 लाख रुपया आ गया उनको टूर्नामेंट फंड का, तो इस टूर्नामेंट के जितने भी खर्चे उनके हो गए वो हम इसी से लेस करेंगे, इसको हम अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे, तो हम टूर्नामेंट फंड दिखा देंगे, लेस जितने भी इसके एक्सपेंस हो गए वो इसमें लेस हो जाएंगे, और बाकी जो बचेगा बैलेंस, सपोज अभी हमारा 30,000 रुपये इसमें बचेगा, तो ये टूर्नामेंट फंड नाम से बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। अगले साल फिर और इसके लिए आ जाएंगे पैसे, तो और इसमें ऐड हो जाएगा और उससे लेस हो जाएगा, तो उससे एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि कितने पैसे आ गए और कितना पैसा इसमें से खर्च करते हैं और अभी बैलेंस कितना है। ये टूर्नामेंट के लिए इस तरीके से, अगर बिल्डिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो वो वैसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 5, from the following information of a club, show the amounts of match expenses and the match fund in the appropriate financial statements. The financial statements are either the receipt and payment account or the income and expenditure account or the balance sheet. Okay, तो इसने यहाँ पे आपको नहीं बोला आपको कहाँ पे बताना, but it's up to you. तो देखना है कि आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है कि नहीं है। You have to show them in the appropriate financial statements for the club for the year ended 31st March 2020. Okay. Match expenses paid during the year ending 31st March 2020 is 1,10,000। तो मैच के जो खर्चे आपके हो गए वो 1,10,000 है। मैच फंड, तो डेफिनेटली आपके पास एक टूर्नामेंट फंड ऑलरेडी है जो 30,000 जिसका ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद आपको डोनेशंस मिल गई मैच फंड के लिए ड्यूरिंग द ईयर 55,000 रुपीज़, और उसके बाद आपने जो मैच कंडक्ट कराया है, आपने मैच टिकट्स भी बेची है और उससे आपको 20,000 रुपये मिले। तो यहाँ पे देखो तो कौन सी अकाउंटिंग लगेगी सर? फंड बेस्ड अकाउंटिंग लगेगी। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैच फंड को किस तरह से इनकम मिलेंगे, बल्कि हम मैच फंड का एक फंड बना देंगे। तो जो आपकी बैलेंस शीट होगी मेरे दोस्तों, जो आपकी बैलेंस शीट होगी, ये देखो एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा कौन सा आएगा सर? एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा आ जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो जब आप पर्टिकुलर चीज को दिखा रहे हो कि वो बैलेंस शीट में कहाँ पे आ गए, तो व्यू इज द वर्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020, द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। उसके बाद सबसे पहले आपका आएगा ओपनिंग मैच फंड 30,000, तो आप लिखोगे मैच फंड 30,000। उसके बाद इसमें एडिशंस कितनी होगी ओवर द ईयर, दैट इज 55,000 डोनेशन आ गया, तो 30,000 प्लस 55 दैट इज 85,000। एंड देन व्हाट हैपेंड, आपको प्रोसीड्स भी आ गए 20,000, तो ओवरऑल प्रोसीड्स 20,000 ऐड करके आपके जो फंड्स थे वो थे 1,05,000 रुपया। नाउ व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, पूरे साल में आपके खर्चे जो हो गए वो 1,10,000 हो गए। अब यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, आपके फंड्स थे 1,05,000 रुपया, बट खर्चा करने के खर्चा 1,10,000 गया, बट फंड के लिए स्पेसिफिक पैसा कितना आया था टोटल सर? 1,05,000। इस केस में जब आपकी एक्सपेंसेस मेरे दोस्तों, आपके एक्सपेंसेस उस फंड से ज़्यादा हो जाएंगे, तो जितना फंड था उतना यूटिलाइज कर पाओगे, एक्सेस एक्सपेंस जो होगा वो आप इनकम एंड एक्सपेंचर में लोगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम कितना लेस कर पाएंगे? सिर्फ 1,05,000, और नीचे नोट देंगे ये कहते हुए कि जो 5,000 का खर्चा है वो हम डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट में। तो क्रक्स निकला फंड बेस्ड अकाउंट में जितना भी फंड्स आ जाएंगे, जितनी भी डोनेशन या जितनी भी रिसीट्स आएंगे उस पर्टिकुलर फंड के लिए, वो उस फंड में ऐड हो जाएंगी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम दिखाते हैं इस चीज़ को एज अ स्पेसिफिक फंड, और जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो उसमें से लेस करते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंचर में ना इसकी इनकम लेते हैं ना इसका एक्सपेंचर लेते हैं। बट अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा होगी तो फिर डिफरेंशियल एक्सपेंसेस को क्योंकि आप नॉक ऑफ नहीं कर पाओगे इन फंड से, तो उसको फिर इनकम एंड एक्सपेंस। बट अगर उल्टा केस हो गया आपकी, सपोज यहाँ पे देखो अगर आपके फंड्स बचे होते 1,20,000 एंड द एक्सपेंसेस और 1,10,000, तो क्या होता है 1,20,000 में से 1,10,000 लेस होता, तो आपका टूर्नामेंट फंड अभी 10,000 बचता, जो कैरी फॉरवर्ड होता है बैलेंस शीट में अगले साल के लिए, जिस तरह से इधर ओपनिंग बैलेंस था 30,000। ठीक है दोस्तों, तो अगर ज्यादा होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट अगर कम होगा दैट विल बी ट्रांसफर होता है इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये था। इसी तरह जो मैंने आपको यहाँ पे टूर्नामेंट फंड का बताता है, जो भी आपके फंड्स हो जाएंगे उनकी अकाउंटिंग इसी तरीके से हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी विद रिस्पेक्ट टू द एनजीओज। लोगों का पैसा लगा होता है, इनको कोई टैक्स नहीं लगता है, सो देयर इज अ नीड कि ये जो फंड्स इनको मिले हैं वो सही तौर पर यूटिलाइज हो जाए। ठीक है दोस्तों, इनकी फिर ऑडिटिंग भी वैसे ही होती है, यू चेक दैट फंड, चेक ऑल द रिसीट, चेक ऑल द पेमेंट्स एंड दैट इज द गेम। ठीक है ना, तो आपको अलग से कुछ और देखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और है इसमें, उनको करेंगे ताकि आपको ग्रिप आ जाएगा इस पर। अदरवाइज जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने सारे कवर कर दिए। अब कुछ कंसेप्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको वो ठीक हो जाएगा, तो मैं वो क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। During the year ended 31st March 2020, the subscription received by the Jaipur Literary Society were
4,50,000। कुछ नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है क्या लिखा है और नोट डाउन करना है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जयपुर लिटरेरी सोसाइटी जो है इनको सब्सक्रिप्शंस मिली 4.5 लाख। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, इनको 4.5 लाख की सब्सक्रिप्शंस मिली। दीज सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो इट मीन्स 4,50,000 में से अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का साइड से बनाओगे 4,50,000 में से 1 मिनट 4,50,000 में से अगर देखा जाए तो जो 20,000 की सब्सक्रिप्शन है वो आपको पिछले साल के मिले, तो वो तो इस साल की इनकम है नहीं, तो वो 20,000 हम माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हो गया 4,30,000। These include 20,000 received for the year ended 31st March 2019. On 31st March 2020, the subscriptions due but not received were 15,000. तो इस साल की क्या पोजीशन है, 15,000 की सब्सक्रिप्शन आपको मेंबर से लेनी है, बट अभी उन्होंने नहीं दी है, तो 450 में वो आया नहीं और वो इस साल की इनकम है, तो एक्रूअल बेसिस पे वो ऐड हो जाएगा 15,000। तो ऐड करेंगे जो सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गई है बट अभी तक लोगों ने हमें नहीं दी है, तो हो गया 4,45,000। आगे देखते हैं। Advance subscription received during the year ending 31st March 20 but pertaining to the year 21 is 2,26,000। आपको ये 4.5 लाख में क्या हुआ है, 26,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है। किसी मेंबर ने आपको पहले ही दे दिया, उसने 2 साल का सपोज पहले ही दे दिया, तो ये 26,000 तो इस साल की इनकम है नहीं, तो इस 450 में ये जो 450 है इसमें 26,000 इंक्लूड है जो अगले साल का, तो वो इस साल की इनकम आनी नहीं चाहिए, तो उस 26,000 को हम लेस करेंगे। तो इस 26,000 को हम मेरे दोस्तों लेस करेंगे। जब मैं इसको लेस करूंगा ये आएगा मेरा 4,19,000, ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च इंक्लूड एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च इंक्लूड द एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 19। तो बोल रहे हैं आपको क्या हुआ 31st, हालांकि लाइन थोड़ी गलत की है, इसका मतलब है कि 2019 के एडवांस थे 18,000 जो 2019 में मिले थे, तो वो तो इस साल की इनकम थे। 2019 में आपको 18,000 इनकम मिली, एडवांस में मिला था 2020 के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे जो लाइन गलत लिखी है इन्होंने, इट शुड बी द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। इसको चेंज कर देना मेरे दोस्तों। ये जो है ना यहाँ पे इसको चेंज करता है, इट इज 2019, इनका टाइपो एरर हुआ है। इंक्लूड द एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20, ठीक है ना दोस्तों, अमाउंटिंग टू 18,000। तो ये 18,000 इस साल की इनकम है, तो इस 18,000 को मैं ऐड करूंगा जो लास्ट ईयर एडवांस मिला था। तो 4,19,000 प्लस 18,000 इक्वल टू 4,37,000, ये आपका इनकम आना चाहिए। ये मैंने मैथमेटिकली आपको करके दिखा दिया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एज इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस। तो ये मैंने आपको मैथमेटिकली दिखा दिया, बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, शो द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द सोसाइटी। आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है मेरे दोस्तों। मुझे बता दो, स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से 4,50,000 पे। मैं आपको अकाउंटिंग बताता हूँ, जर्नल एंट्री, और आप खुद ही देखो कि लेजर में क्या इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले आपको क्या मिला सर, हमें ना 4,50,000 मिला होगा। मुझे बताओ जब 4,50,000 मिला तो आपने क्या एंट्री की, सर हमने एंट्री की, हमारे अकाउंटेंट को ये तो पता ही नहीं है एक्रूअल बेस्ड कंसेप्ट, ठीक है। अब एनजीओ है, यहाँ पे थोड़ी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखेंगे, नहीं रखेंगे ना, क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इतना खर्चा, तो उन्होंने सिंपल अकाउंटेंट को रखा जिसको बेसिक अकाउंटिंग आती है। तो उसने एंट्री करती कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सपोज वो बैंक से आया तो उसने कैश या बैंक लिखा, तो बाय बैंक अकाउंट 4,50,000, तो पहली एंट्री ये हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। जब इसने ये 4.5 लाख की एंट्री कर दी, तो इतनी देर में आप बीइंग ए चार्टर अकाउंट आपने बोला भाई इसमें ना आपको ठीक करना है। इस 4.5 लाख में से ना मेरे दोस्त क्या हुआ है, जो 20,000 है वो पिछले साल का था। तो जो आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 20,000 का, जो आपका एसेट था कि हमें 20,000 मिल गए, तो वो वाले थे। तो नॉर्मली आपको क्या करना था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, है ना। बट आपने तो गलत कर दिया, सॉरी आपको एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 4,30,000 इस केस में, और टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपकी पहले थे।
मतलब आपको जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी मेरी दोस्तों कितनी थी 20,000, जब मिला 4.5 लाख, इसमें से 20,000 वो था, तो उसकी एंट्री क्या होती सर? एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, है ना 20,000। और फिर आपको क्या मिला 4.5 लाख, 4.5 लाख में से 20 ये थे सपोज, तो फिर 430 था, तो 430 की एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट 430 के टू सब्सक्रिप्शन 430। आपको 430 इनकम लेनी थी, बट आपने गलती क्या की, आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कर दिया, आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कर दिया। अब क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन में से 20,000 लेस करोगे, उसको क्रेडिट करोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को। क्यों? वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो एसेट था उसका पैसा आ गया, तो एंट्री करोगे आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने उसको इनकम दिखा दिया। आपको 430 इनकम लेनी थी, आपने 450 इनकम दिखा दिया। तो अब जो डिफरेंशियल आपने एक्स्ट्रा दिखाया तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आप एंट्री करोगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 20,000 टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000। ठीक है दोस्तों, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री हो जाएगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। तो आपने आप देखो नेट इंपैक्ट क्या है, 4.5 लाख से इनकम माना, उसमें से 20,000 पिछले साल का लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया मेरे दोस्तों, अब हो रहा है कि 15,000 जो है, 15,000 जो थे वो अभी भी नहीं मिले। तो आपने सब्सक्रिप्शन में अभी कितना इनकम लिया है, 450 तो लिया था, बट 15,000 जो ऐसी इनकम है जो आनी चाहिए, तो 15,000 और ऐड करोगे। तो एंट्री क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो और इनकम लोगे। तो जो आप एसेट क्रिएट करोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपको लेना है उसको डेबिट करोगे, एज एन एसेट क्रिएट करोगे, टू सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम आएगी। तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप करोगे 15,000। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिली है 26,000, तो इस साल की इनकम है ही नहीं, तो उसको लिए क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन को वापस करोगे डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो जो आपने पूरा इनकम माना था, ये पूरा इनकम नहीं है, इसमें से 26,000 आपको लेस करना है। तो आपने करना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, और जो पिछले साल का 18,000 था वो इस साल की इनकम आएगी। तो वो एडवांस सब्सक्रिप्शन थी, अब उसको डेबिट करोगे और उसको सब्सक्रिप्शन मानोगे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अब खत्म हो जाएगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और वो इस साल की इनकम मानी जाएगी टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 80,000। और जो फिर बैलेंसिंग फिगर बचेगा 4,30,000, 4,30,000 जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा यहाँ पे, इसको मैं बैलेंसिंग फिगर लिखता हूँ, इसको आपने क्या लेना है, ये आपने इस साल की इनकम लेनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको घर में कर देना और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी कर देना, ये भी इलिस्ट्रेशन 7 भी जो है ये भी इसी सब्सक्रिप्शन के बारे में है। ठीक है दोस्तों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आई होप आप पैसे जितने भी लोग हैं उनके पास ये बुक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है और आप डायरेक्टली देख रहे हो, तो पिछले 2 लेक्चर में मैंने बोला था @CA लतीफ़ टेलीग्राम पे प्लीज़ जाओ, और वहाँ पे ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये अभी, क्योंकि मैं अब क्या करूँगा, मैं ये क्वेश्चन जो है अभी आप पॉज करके लिख भी सकते हो, बेहतर है कि आपके पास जो बुक है उसमें से देख लो। मैं अब इस क्वेश्चन को हटाऊंगा क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अपने मोबाइल से देखूंगा क्वेश्चन को, और आपको चाहूंगा कि आप क्या करो, आप यहां से नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, मैं डिस्कस कर लेता हूं फिर क्वेश्चन को हटाता हूं। देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग वाज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ऑल फिगर्स इन 1000। ठीक है, मतलब ये 750,000 है। ठीक है ना, दैट इज 7.5 लाख। ठीक है, ये इनको रिसीट्स आ गई है मेरे दोस्तों, सॉरी ये इनको रिसीट्स आ गई है, और ये इनकी पेमेंट्स हो गई है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। नाउ यू आर गिवन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विद रेस्पेक्ट टू द सब्सक्रिप्शन ड्यू। आपको अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन थी, वो ड्यू थी, ओपनिंग बैलेंस 4.5 था, इतना 100 था। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग का इतना ड्यू था। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, इतनी चेक्स जो है वो अभी आपकी नहीं निकली हुई है, बट दे आर अनप्रेजेंटेड फॉर द रिपेयर्स। तो रिपेयर्स का कितना खर्चा जाना चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड प्लांट आपका इतना है 800, एंड नाउ इट इज 1750। सो यू विल हैव टू टेक इन कंसिडरेशन द डेप्रिसिएशन एंड अदर थिंग्स, एंड देन द इंटरेस्ट नॉट एंटर इन द पासबुक। तो पासबुक में आपको इंटरेस्ट नहीं एंटर हुआ है, दैट इज 20। उसके बाद
बोनस टू ग्राउंड्समैन, जो ग्राउंड्समैन है उनको आपने बोनस दे दिया है 300 का, जिसकी आपकी अभी मतलब अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई है, दैट्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो नहीं निकला है। तो जब आप खर्चे डालने की बात करोगे तो ये 300 आपने उधर लेना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द ऑनरियम टू द सेक्टर इन रिजर्व टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 200। तो आपको क्या करना था, जो ऑनरेरियम था वो आपको कितना बढ़ाना है, आप कितना बढ़ाना है, 200 से बढ़ाना है, ठीक है। तो आपने तो 400 ही दे दिया है, बट आपको बढ़ाना है कितना, 200। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आई होप आपने क्वेश्चन जो है वो नोट कर दिया। प्लीज़ अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेलीग्राम पे जाके बुक को कर लो, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को अब हटा दूंगा। आई होप आपने नोट कर दिया है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा रहता अगर मैं आपको ये भी दिखा पाता साइड से, बट क्योंकि लिमिटेशन है मैं आपको वो नहीं दिखा सकता हूँ, क्वेश्चन नहीं दिखा सकता हूँ। अब क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है ना। अब देखो आपको क्वेश्चन सामने रखा है, अब मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको क्या चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और आपको रिलेवेंट बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है दोस्तों। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का क्या सबसे तरीका है। सर हम रिसीट एंड पेमेंट की जो पहली रिसीट है या पहली एक्सपेंस है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, पेमेंट है, और वहाँ से फिर आगे आगे बढ़ा के देखते हैं कहाँ पे इसका इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में आपका ओपनिंग कैश इन हैंड है 100 रुपया, तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये नहीं आएगा। आपको बैंक बैलेंस है, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ डिपॉजिट अकाउंट का बोला है 2230, मतलब आपने जो एफडी वेफडी की है 2230। आपका करंट अकाउंट जो बैंक में उसमें 600 है, और आपको फिर इस साल का इंटरेस्ट मिला है 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, वो इनकम है 30 रुपीज़ इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट के बारे में कुछ नीचे लिखा था, हाँ सर इंटरेस्ट नॉट येट एंटर इन द पासबुक 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ का 20 रुपीज़ इंटरेस्ट वो पासबुक में ऐड नहीं किया। जो ऊपर रिसीट इन पेमेंट है आपने 30 लिया है, बट आपको इनकम कितनी आएगी इंटरेस्ट की, सर एक तो वो 30 रुपीज़ जो हमने पासबुक में लिया है एज एन इनकम, प्लस जो 20 रुपीज़ एक्रू हो गया बट अभी तक हमारे पासबुक में नहीं दिख रहा है। तो आपकी जो इनकम है वो कितनी आएगी, सर हमारी इनकम जो है वो आएगा 50। इनकम एक्रूड बट नॉट एट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, जो हो सकता है कि आपने टाइम बेसिस पे ले लिया, ठीक है ना। तो आपका सबसे पहली इनकम जो आ रही है, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं नीचे लिखता हूँ कि वो मेरी मेन इनकम नहीं है, बाय इंटरेस्ट आपकी इनकम है। एक तो 30 जो आपको पासबुक में दिख रहा है रिसीट, और 20 जो आपको अभी तक नहीं मिला है, तो 50 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मैं 50 रुपीज़ इनकम लेता हूँ। उसके बाद देखो डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस, आपको डोनेशंस मिली है कितनी, 2600 की, ये आपको रिसीट होगी डोनेशन। तो डोनेशन का आपको इनकम आ जाएगी बाय डोनेशन। अब मुझे बताओ डोनेशन इनकम कितनी लोगे आप मेरे दोस्तों, ये 2600 पूरा इनकम लोगे? नहीं सर, हम सब्सक्रिप्शंस और डोनेशंस के बारे में देखते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिए। हाँ सर, सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा है 1 अप्रैल 19 को 150 जो था आउटस्टैंडिंग था, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 150 और अभी का आउटस्टैंडिंग है 100 रुपया। अब मुझे बताओ आपको 2600 मिला है, अभी आउटस्टैंडिंग कितना है 100, तो क्या वो इनकम आएगी? हाँ सर, 100 रुपया इसमें से ऐड हो जाएगा। और सर 2600 में क्या हुआ होगा, पिछले साल का 150 मिला होगा, पिछले साल का 150 मिला होगा, तो सर वो 150 तो लेस करेंगे। तो सर इस साल की इनकम आएगी 2600 प्लस 100 माइनस 150, तो इस साल की इनकम आएगी 2550। कैसे आया मेरे दोस्तों? देखो आपको कितना रिसीव हुआ है 2600। अब इसको देखने का तरीका है, आप बोल के 2600 मिला है तो क्या पिछले साल का कुछ था? हाँ सर, पिछले साल का 150 था, तो 2600 में से पिछले साल का 150 मिला होगा, तो इस साल का 2450 मिला होगा। तो और कुछ मिलना है अभी? हाँ सर 100 मिलना है, तो वो 100 ऐड करोगे तो 2550, या ऐसा बोलो 2600 मिला, 100 अभी और लेना है, हो गया 2700, बट 150 पिछले साल का था वो आया होगा इस साल, तो वो लेस करना है। वो बोलोगे सर वो कैसे पता है वो आया होगा? सर अभी तो हम बोल रहे हैं ना 100 रुपया है बैलेंस, इट मीन्स बाकी तो आया होगा ना। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, अभी इस साल का 2600 मिला है, पिछले साल 150 आउटस्टैंडिंग था, अब 100 आउटस्टैंडिंग, इट मीन्स 50 तो वहाँ से भी मिला होगा।
गॉट माय पॉइंट। तो वो 50 इस साल का इनकम है ही नहीं, तो 50 लेस करेंगे, है ना। बट बेहतर है हम बोलते हैं पिछले साल का आया होगा, इस साल का अभी आना है, तो वो ऐड करेंगे, ठीक है ना। 2600 प्लस 100 2700 माइनस 150, तो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन की इनकम हो गई। बहुत आसान है, एक एक चीज को लेना है। उसके बाद रिसीट फ्रॉम टीज, बोल रहा है आपने चाय बेची वहां पे, अब टूर्नामेंट है, आपने चाय बेची 300 की। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो है आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको इनकम मानोगे, प्रोसीड्स फ्रॉम टी आप इनकम मानोगे और खर्चा चाय का यहां से दिखाओगे। दूसरा तरीका है आप नेट में भी कर सकते हो सकता है आपने चाय बनाने पे खर्चा किया होगा, जरा पेमेंट साइड में देखो चाय पे कुछ खर्चा हुआ है सर, हाँ चाय पे खर्चा हुआ है 250, तो आपने जो चाय वहां पे सर्व करती है उसके लिए खर्चा हो गया 250 और आपको मिल गया कितना 300। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इनकम यहां से लोगे और खर्चा यहां से लोगे, बट दूसरा जो बेस्ट तरीका होता है इन चीजों को हम नेट ऑफ करके जो भी इनकम एक्सपेंस रहेगा वो लेंगे, ठीक है ना, ताकि पूरा का पूरा पता चल जाए, ठीक है ना। जैसे हम प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट भी करते हैं तो उसी तरीके से थे, तो हम बोलेंगे नेट आपको क्या हुआ है 300 का था रिसीट और 250 का खर्चा था, ठीक है, तो आप बोलेंगे बाय रिसीट फ्रॉम टी। समझ आ रही बात, नेट में करेंगे हम, वैसे भी करोगे तब भी ठीक आएगा, बट बेस्ट प्रेजेंटेशन है कि आप नेट में करोगे। 50 कैसे आया सर, 300 आ गए थे, 50 रुपये लगे थे चाय बनाने में, तो 50 का फायदा होगा, तो 50 की इनकम आएगी। वेरी गुड, एक एक चीज को आपने पकड़ना है सर। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू फियर्स, तो आपने जो किराया विराया जो भी लगे, आपको कितना मिला है 100 रुपया मिला है और लगे कितने हैं 400, तो यहां पे आपका एक्सपेंस हो गया। 400 का लगा था खर्चा, ठीक है ना, और आपने कितना मिला है सिर्फ 100 रुपया मिला है, तो आप फियर का एक्सपेंस डालोगे टू फियर, ठीक है ना, ये आपका एक्सपेंस हो गया। 400 लगा था और उसमें से 100 रुपया ऊपर वाले की कृपा से वापस मिल गया, तो टोटल खर्चा जो आपका फियर्स पे हो गया वो 300 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, पहले रिसीट साइड से लिया करो, मैं ऐसे ही लेता हूं, ठीक है ना, किसी भी तरीके से ले सकते हो जैसे आपको कंफर्ट होगा। उसके बाद सर आपका है सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट 80 रुपीज है, तो क्या इसकी इनकम मानोगे? नहीं सर, इसको हम सीधे एसेट में से लेस करेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमारे पास जितने भी एसेट्स थे उसमें से ये आपने नहीं बोला ना प्रॉफिट, ये बोला कि आपने कोई इक्विपमेंट भेजा 80 रुपीज का, तो आपका जितने भी इक्विपमेंट था, या तो कॉस्ट बोलता है कि 70 का था तो आप 70 का लेस करते। अगर आपने बोलते कि 70 का इक्विपमेंट मैंने 80 में भेजा, आपका इक्विपमेंट तो एसेट होता है ना, तो यहाँ पे नहीं बोला, तो अब सीधे हम एसेट में से 80 लेस करेंगे, तो जो भी ओपनिंग मतलब नेट बैलेंस होगा वो आपका नुकसान होगा, ठीक है ना। तो इस 80 का कोई ऐसे एडजस्टमेंट नहीं होगा, मैं दिखाता हूं इसको कैसे करेंगे। उसके बाद नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, बाकी जो एंटरटेनमेंट आपने कराते उसमें से नेट प्रोसीड 780 है, तो ये प्योरली इनकम हो गई। क्यों बुरा नेट प्रोसीड, इट मींस एक्सपेंसेस सारे लेस करके आपको 780 का फायदा हो गया। तो आप क्या करोगे, बाय एंटरटेनमेंट फी या जो भी बोलोगे, ठीक है ना, बाय प्रोसीड्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आपको 780 का फायदा हो गया, ठीक है दोस्तों। ये ऑल इन थाउजेंड्स है, ये 780 नहीं माना, ये 7,80,000 है। उसके बाद आपको मिला है डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, आगने वाले टूर्नामेंट के लिए 1000 रुपया। तो क्या इस साल की इनकम है? नहीं सर ये इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा 1000 रुपया, ठीक है ना, टूर्नामेंट फंड के नाम से, ठीक है ना। तो इस साल की बैलेंस शीट जो बनेगी, अगर मैं साइड में बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, इस साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी पता चल रहा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मैं यहां पे डालूंगा सर मुझे टूर्नामेंट फंड है 1000 रुपये, जो मुझे डोनेशन मिली है टूर्नामेंट फंड के लिए, तो उसको मैं टूर्नामेंट फंड में डालता हूं 1000 रुपये, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक्सपेंस साइड आ जाओ। ग्राउंडमैन की फीस 750, तो क्या ग्राउंडमैन की फी के बारे में कुछ लिखा है नीचे? नहीं सर ग्राउंडमैन के बोनस के बारे में लिखा है, ग्राउंडमैन के बोनस के बारे में लिखा है और फी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो उसकी फी 750, तो यहाँ पे एक्सपेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक्सपेंस डालोगे टू ग्राउंडमैन फी, तो उनको आपने 750 रुपये देने पड़े। उसके बाद मूविंग मशीन, तो मूविंग मशीन तो आपका जो क्रिकेट ग्राउंड में लगती है,
वो आपका एसेट बनेगा मेरे दोस्तों। 1500 आपने उसके लिए पेमेंट कर दी तो ये आप अपने एसेट में ऐड करोगे। नीचे एसेट्स के बारे में दिया होगा कुछ, देखते हैं आगे। रेंट ऑफ ग्राउंड, जो आप ग्राउंड जिस पे खेलो उसके लिए आपको रेंट देना पड़ा 250, ठीक है ना, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। तो रेंट ऑफ ग्राउंड, आपको एक एक चीज देखना है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है, ठीक है ना, कि प्लस माइनस मत करना है। ग्राउंड के बारे, रेंट के बारे में भी कुछ नहीं लिखा था। कॉस्ट ऑफ टीज एडजस्ट कर दिया, फेयर्स एडजस्ट कर दिया। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में कुछ लिखा है? हाँ सर, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आपके लिखा है 250, 280। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस लिखा है 280। तो प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस 280 था जो पेमेंट कर दिया, बट नीचे लिखा है सर अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग जो है 80 रुपीज अभी भी ड्यू है, तो वो भी तो खर्चा है। बट पिछले साल 100 ड्यू था, तो अगर आपने 280 पे कर दिया, इसमें से तो 100 जो था वो पिछले साल का था, 280 में से आप 100 लेस करोगे और 80 ऐड करोगे तो 260 आपको इस साल का एक्सपेंस आ जाएगा। 260 जो है वो आपका इस साल का एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, आपको जो इक्विपमेंट है उस पर आपको खर्चा हुआ कितना? 500, तो रिपेयर्स आपका एक्सपेंस है। बट क्या रिपेयर्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? द आंसर इज यस, रिपेयर्स के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कितना? चेक्स प्रेजेंटेड कुछ है। तो मैं रिपेयर्स डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन। आप इसको नीचे कैलकुलेशन अलग से भी वर्किंग नोट में बना सकते हो। तो रिपेयर्स आपके 500 जो खर्चा है ही वो, बट बोल रहा है कि चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, ऊपर जो पेमेंट्स है मतलब जो एक्चुअली हो गई है 500 का निकल गया आपका, बट बोल रहा है कि चेक्स जो है अनप्रेजेंटेड है आज की डेट में 260। एक तो 500 की पेमेंट कर दी, अभी 260 तक चेक अनप्रेजेंटेड है, तो क्या वो खर्चा है इस साल का? आंसर इज यस, सर 260 ऐड हो जाएगा। मगर बोल रहा है कि इसमें से क्या है ना, लास्ट ईयर 300 का चेक अनप्रेजेंटेड था। चेक अनप्रेजेंटेड मतलब आपने चेक दे दिया, रिपेयर्स के लिए आपने चेक दे दिया, पर उस कस्टमर ने अभी नहीं निकाला है, मतलब उसने वेंडर ने नहीं निकाला अभी तक, तो ऊपर रिसीविंग पेमेंट अकाउंट में तो आपको वो नहीं दिखेगा, बट वो एक्सपेंस है। हाँ सर, तो लास्ट ईयर वो एक्सपेंस दिया होगा। आज की डेट में क्या होगा? आपने 500 दिया था, तो पिछले साल का जो पेमेंट आज इस साल निकला होगा, तो जो 500 ऊपर है उसमें से 300 पुराना है, तो इस साल का एक्सपेंस है नहीं, तो 500 में इस साल का एक्सपेंस जो 280 है वो, सॉरी इस साल का एक्सपेंस जो है 260 जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हो जाएगा, और लास्ट ईयर का 300 लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं ऐड कर, जूम कर लेता हूं, तो 500 प्लस 260 जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, लेस 300 जो पिछले साल का था, तो मेरा रिपेयर्स का खर्चा लिटरली कितना होना? 500 प्लस 260 माइनस 300, 460 मेरा रिपेयर्स के नाम पे खर्चा होना चाहिए, जो मेरा पीएनएल में जाए, मतलब इनकम एंड एक्सपेंचर में जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2015, ये जो 2015 है इसको 2019 कर देना, क्योंकि क्वेश्चन 2020 के बारे में, बट इंस्टीट्यूट ने ये चेंज नहीं किया है। तो 2015 का पेमेंट कर दिया 400, तो ये तो पिछले साल का पेमेंट कर दिया। क्या इस साल के बारे में कुछ लिखा है? हाँ सर, इस साल के बारे में लिखा है ऑनरेरियम ऑफ द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 600, 200। इट मीन्स लास्ट ईयर का आपने उसको 400 दे दिया, इस साल का अभी कितना होना चाहिए? 400 प्लस 200 600। क्या दिया है? नहीं, क्योंकि हमने लिखा है लास्ट ईयर का दिया है 400, तो इस साल का कितना है? 600, और वो आउटस्टैंडिंग है, बट खर्चा है, द आंसर इज यस। तो खर्चा कितना जाना चाहिए? सर इस साल का खर्चा 600 है और आउटस्टैंडिंग पूरा का पूरा 600 है। क्यों? जो क्वेश्चन में 400 है वो पिछले साल का है। टू ऑनरेरियम 600, समझ आई बात? हाँ सर, कैसे? सर हमने लिखा था एग्जाम क्वेश्चन में, रिसीट एंड पेमेंट साइड में पेमेंट में दिखा रहा 400 हमने लास्ट ईयर का पे कर दिया, और इस साल के बारे में लिखा था 200 बढ़ाना है, तो 400 प्लस 200 600 है, तो क्या हमने 600 दिया था? द आंसर इज नो। तो 600 का एक्सपेंस आएगा और 600 की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ऑनरेरियम एक्सपेंस डेबिट टू ऑनरेरियम पेएबल, ठीक है। तो ऑनरेरियम पेएबल मेरा 600 कहाँ पे आ जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट भी अभी हाथों हाथ बनाते हैं, तो यहाँ पे ऑनरेरियम जो हमें देना है उसको मैं लायबिलिटी मान देता हूँ 600। उसके बाद ये फिर बैलेंस आएगा आपका, ठीक है। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, कुछ और चीज था सर। सब्सक्रिप्शन ड्यू जो थी वो है 100 रुपया, अभी 31 मार्च 2020 100 रुपया सब्सक्रिप्शन है ना। सब्सक्रिप्शन जो है ड्यू अभी 100 रुपया, तो ये मुझे आना है
तो ये मेरा एसेट हो जाएगा, तो मैं सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखूंगा एसेट साइड से। जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है चुपचाप करके डालते जाओ। उसके बाद सर अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग 80 रुपीज, सर ये हमारी लाइबिलिटी है। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग 80, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, 260 का चेक जो है, 260 का चेक जो है वो अनप्रेजेंट हुआ है, वो अभी निकला नहीं है। अब इसको क्या करोगे सर, इसको हम जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पे इस चीज को दिखाते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स का। तो हम जो ऊपर बोल रहे हैं कि बैंक के करंट अकाउंट में 150 है, वहां पे भाई 150 नहीं है। क्यों? 150 माइनस जो ये चेक अनप्रेजेंट है 260, इट मीन वहां पे आप बैंक ओडी हो जाएगा 110 रुपया। समझ आई बात कि नहीं आई? सर ये हमें समझ नहीं आया। ऊपर देखो रिसीट एंड पेमेंट में क्या दिखा रहा है, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, सबसे नीचे दिखा रहा है आपका डिपॉजिट अकाउंट है 3090, ठीक है ना। तो डिपॉजिट तो आपका एसेट है, डिपॉजिट्स में आपका पड़ा हुआ है 3090, तो डिपॉजिट्स में आपका 3090, ठीक है ना। बट जो बैंक ओडी है, बैंक ओडी के बारे में, करंट अकाउंट के बारे में लिखा है 150, बोल रहा है आपका बैंक में 150 है। बट नीचे जब बोल रहे हैं एडिशनल इनकम, बोल रहा है 260 की आपने चेक दे दी है, बट वो ऊपर में पासबुक में नहीं दिखाई दे रहा है, 150 में नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब वो निकलेगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो आपका लिटरली बैंक में कितना पैसा है सर, 150 माइनस 260, वो तो नुकसान हो गया। मतलब आपका ही पैसा, बैंक का ही पैसा आपके पास है, तो ये आप एसेट दिखा रहे थे, वो आपकी लायबिलिटी है। कितना? 200, ये आपका था 150 माइनस 260, तो बैंक ओडी आपका लायबिलिटी साइड में आएगा 110 रुपया। तो यहां पे आपका बैंक ओडी आएगा 110 रुपया। बैंक ओडी कैसे सर, आपका दिखा रहा था 150 रुपया माइनस 260, तो 110 का आपका बैंक ओडी आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है और प्रैक्टिस करते करते आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद कैश इन हैंड आपका 250 है, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं, ये आपका एसेट है। कैश इन हैंड 250। और तुम्हारा क्या है मेरे दोस्तों, अब नीचे देखो क्या है, रिपेयर वाला भी हो गया मैंने 260। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी 1750, बोल रहा है मशीनरी आपकी 1750 है, मशीनरी आपकी 1750 है, तो 1750 आपका एसेट आएगा। तो मशीनरी आपकी 1750 है। बट देखो मेरे दोस्तों, अगर आप मशीनरी के बारे में देखोगे, अगर आप मशीनरी के बारे में देखोगे, आपकी ओपनिंग मशीनरी कितनी थी? एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, बोल रहा है सर हमारी ओपनिंग मशीनरी थी 800, यहां तक ठीक है। हाँ सर, हमारी मशीनरी थी 800, उसके बाद हमने 1500 की और मशीनरी परचेज करती थी, तो 23 आता, 23 था, ठीक है 23 था। बट उसमें से क्या हुआ, हमने 80 का बेच दिया, एक मिनट वेट करते ना, आई जस्ट नीड टू सी कहां पे गया। तो 80 का बेच दिया, जो वो था मैंने मला 80 का बेच दिया, तो 2300 में से जब मैं 80 लेस करता हूं कितना होना चाहिए, 2220। बट मेरे पास कितना है, ये तो बोल रहा है 1750 ही है, इट मीन्स बाकी क्या हुआ है सर, बाकी डेप्रिशिएट हुआ है 470। आपका 800 था, उसमें से 1500 ऐड कर दिया, 2300 होना चाहिए। 80 का बेच दिया 2220, बट ये बोल रहा है अब जो मशीनरी है उसकी वैल्यू 1750 है, जो आपने अभी वैल्यू किया, तो बाकी क्या बोलोगे, डेप्रिसिएशन ऑफ जो आपका इक्विपमेंट है, तो वो आपका एक्सपेंस जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, कितना 470, ठीक है दोस्तों। ठीक है यहां तक, हाँ सर यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। और बोनस टू ग्राउंड्समैन, सर बोनस टू ग्राउंड्समैन नीचे देखो, इंटरेस्ट भी ले लिया, इंटरेस्ट आपका 20 रुपीज़ है जो ड्यू है, तो वो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू आएगा 20 रुपीज़, जो आपको लेना है अभी बैंक से, तो आपका एसेट आएगा, इंटरेस्ट ड्यू आपका एसेट आएगा 20, ठीक है। उसके बाद लिखा है बोनस टू ग्राउंड्समैन 300, तो ये आपकी लाइबिलिटी भी है और एक्सपेंस भी है।
तो यहाँ पे आएगा बोनस टू ग्राउंड्समैन। अब मुझे कैसे पता ये लायबिलिटी है? सर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कहीं दिख नहीं रहा है, इट मींस अभी तक हमने पे नहीं किया, और ये मेरा एक्सपेंस भी है बोनस टू बोनस 300, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने अगर देखा जाए तो सारे खर्चे मैंने डाल दिए, ठीक है ना। डोनेशन 2550 और मेरा रिसीट 50 और 780 और मेरे बाकी खर्चे हो गए, ठीक है। जरा इनको टोटल करो, आप देखो हमारा फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। मैं कैलकुलेटर पे कर देता हूँ, आप भी कर लो। 2550 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 780, सपोज मैं इसको पहले लेता हूँ, ये 3430 आता है मेरा, एज्यूमिंग ये बड़ा है। इसमें से माइनस करूँगा मैं 300, माइनस करूँगा 750, माइनस करूँगा 250, माइनस करूँगा 260, माइनस करूँगा 460, माइनस करूँगा 600, माइनस करूँगा 470, माइनस करूँगा 300। तो क्रक्स में आपको कितना फायदा बचा है? सरप्लस कितना हुआ है? खाली सिर्फ 40 का आपका सरप्लस हुआ है, 40,000 का आपका सरप्लस हुआ है। तो टू सरप्लस 40। अब इस सरप्लस को आप कर लोगे, जो आपका कैपिटल फंड होगा उसमें ऐड करोगे। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इसमें जो आपका कैपिटल फंड होगा उसमें ऐड करोगे। नाउ द प्रॉब्लम इज कैपिटल फंड कितना था ओपनिंग, वो भी आपको नहीं पता है, ये आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है तो आपने जैसे कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे, तो जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बेस पे आपको पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता, वहां से आपको ओपनिंग फंड निकलेगा। अभी आपको ओपनिंग फंड नहीं पता था तो आपको पहले ओपनिंग फंड बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ओपनिंग फंड आपको नहीं पता है तो पहले आपको ओपनिंग फंड बनाना पड़ेगा, उसमें से सरप्लस ऐड करेगा, ठीक है ना। तो ओपनिंग फंड के लिए पहले आप क्या करेंगे, कैपिटल फंड ओपनिंग फंड प्लस सरप्लस जो है आपका वो 40 आएगा और फिर ये मैच हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भी बैलेंस शीट फिगर निकाल सकते हो, बट बेहतर है आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे। क्या बनाओगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता हूँ, ये आपका वर्किंग नोट में बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन द बेस ऑफ द जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी। पुरानी इन्फॉर्मेशन देखो क्या थी। अब वापस जाओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में स्टार्ट से। सर सबसे पहले आपको कैश इन हैंड था 100 रुपीज़, तो कैश इन हैंड आपको आएगा 100, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो डालते जाओ। कैश इन हैंड था 100, उसके बाद बोल रहा था सर डिपॉजिट आपके 2230 है, तो डिपॉजिट अकाउंट में आपका 2230 है। उसके बाद बोल रहा था करंट अकाउंट में 600, बट करंट अकाउंट के बारे में रुक लो मेरे दोस्त। करंट अकाउंट का 600 था, बट नीचे बोल रहा था कि 300 का अनप्रेजेंटेड चेक है। तो जब वो 300 निकल जाएगा तो कितना रहता? 600 माइनस 300, 300 ही रहता, क्योंकि वो अनप्रेजेंटेड चेक भी तो है ना। तो आप बोलोगे 600, अगर वो 300 लेस करूंगा तो फाइनली बैलेंस मेरा आना चाहिए 300 रुपया। तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो 300 रुपया था ओपनिंग। और चलो ये हो गया। अब नीचे देखो लास्ट में सब्सक्रिप्शन ड्यू आपकी कितनी थी? 150। तो लास्ट में आपका लास्ट ईयर आपका क्या था? सब्सक्रिप्शन जो था ड्यू कितना था मेरे दोस्तों? 150। और सर प्रिंटिंग का हमारा ड्यू था, प्रिंटिंग के लिए हमारा जो ड्यू था वो था 100। चेक एंड प्रेजेंटेड जो वो मैंने एडजस्ट कर दिया था करंट अकाउंट के साथ। वैल्यू ऑफ मशीनरी आपका 800 था, तो यहां पे आपका इक्विपमेंट आएगा 800। उसके बाद इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड पासबुक इस साल का है, बोनस यहां पे इस साल का है। लास्ट ईयर का ऑनरेरियम जो है वो इस साल आपने पे कर दिया, तो लास्ट ईयर का ऑनरेरियम आपका कितना आएगा? 400, क्योंकि वो आपने लास्ट ईयर पे नहीं किया था, वो आपने इस साल पे कर दिया। और कोई एक्सपेंस था? बस इतना ही था, और बाकी आपके रिसीट्स थे। तो इस हिसाब से आपको क्या निकलेगा फिर? कैपिटल फंड जो आपका लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस था, कैपिटल फंड। इन सबको टोटल करो और वो 500 माइनस करो, तो आपका आएगा लास्ट ईयर का 100 रुपया वो था, और 2230 आपका कैश था, 300 आपका ये था, 150 और 800, यह आएगा आपको 3580। तो 3580 को आप 500 लेस करते हो तो आपका आता है 3080, ठीक है ना, 3080। तो आप डालो आज की बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल फंड 3080 और सरप्लस आया आपको 40,
वो है आपको 3120। अब ज़रा इस साल की बैलेंस शीट को टोटल करो तो आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों तरफ करो वो बराबर रहना चाहिए। पहले मैं एसेट साइड करता हूँ, 100 प्लस 3090 प्लस 250 प्लस 1750 प्लस 20, तो 5210 आपका टोटल आ गया, ठीक है ना। अब अगर हमारा लाइबिलिटी साइड भी ठीक हुआ, इट मीन्स हमारा आंसर ठीक। तो 1000 प्लस 600 प्लस 80 प्लस 110 प्लस 300 प्लस 3120, तो ये आपका आएगा 5210, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, एंड आई होप आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो इससे क्लियर हो गए। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, प्लीज़ उसको घर में मैं चलो दिखाई देता हूँ। मुझे पता है बच्चे फिर बोलते हैं कि सर क्लास बहुत लंबी गई, तो इलस्ट्रेशन 9 जो है वो भी इसी बेस पे क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द क्लब्स बैलेंस शीट, क्लब्स ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लब की क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये भी बहुत आसान है, तो ये प्लीज़ आप कर देना। इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी कर देना और इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी आप अपने घर से करके आना। कोई भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और फिर हमारा अब लास्ट टॉपिक इसका बचा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो बेसिकली कुछ उसमें ज़्यादा बताना नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू करके हम सीधे इस पे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं, और जो इसके एमसीक्यूज है वो भी हम लास्ट लेक्चर में देखें, तो वो भी आपको देखना है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज टाइप वो हम करेंगे, उसके साथ हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।